नमस्कार। आज हम मानव मनोविज्ञान के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो कह सकते हैं आकर्षक भी है और थोड़ा शायद परेशान करने वाला भी। हमारे सामने एरिक होल्ट की किताब डार्क साइकोलॉजी का एक सारांश है। ये उन छिपी हुई मनोवैज्ञानिक तकनीकों के बारे में है जिनका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने, प्रभावित करने और यहां तक कि नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी सारांश पर रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीकें आखिर हैं क्या और कैसे काम करती हैं, कैसे किसी की सोच, भावनाओं और फैसलों को पर्दे के पीछे से बदला जा सकता है, जैसा कि इस किताब के सारांश में बताया गया है। मतलब हमारा मकसद इन तरीकों को उजागर करना है। बिल्कुल। और ये सारांश हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां सचेत मन की पकड़ कह सकते हैं ढीली पड़ जाती है और अवचेतन पर असर डाला जाता है। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे हमारी अपनी ही मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हमारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि ये तकनीकें क्या है और जैसे कि सारांश में इशारा किया गया है, इनसे बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार के विश्लेषण से। इसका जिक्र सारांश में सबसे पहले है। ये तो हम सब ने सुना है कि हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं, पर इस संदर्भ में किसी के असल इरादों को समझने में ये कैसे मदद करता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, शब्द तो चुने जा सकते हैं, मतलब सोच समझकर बोले जा सकते हैं, लेकिन हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का मूवमेंट, यहाँ तक कि हमारी आवाज का उतार चढ़ाव और बोलने की रफ्तार, ये अक्सर आप कह सकती हैं अनकही कहानी बयान कर देते हैं। इस सारांश में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब किसी के शब्दों और उनके गैर मौखिक संकेतों में तालमेल न हो तो वो एक तरह की चेतावनी हो सकती है। अच्छा। मान लीजिए कोई कह रहा है कि वो बहुत आश्वस्त है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ी हुई है, नजरें चुरा रहा है, तो ये विरोधाभास कुछ और इशारा करता है। यानी सिर्फ झूठ पकड़ने की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ बनाने की कोशिश है कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है या क्या छुपा रहा है। सारांश इसे इसी तरह प्रस्तुत करता है कि इन संकेतों को पढ़ना सिर्फ सच झूठ का खेल नहीं है, बल्कि ये सामने वाले की भावनात्मक स्थिति, उनके आत्मविश्वास के स्तर और उनके असली इरादों को भांपने का एक तरीका है। खासकर उन स्थितियों में जब कोई जानबूझकर जानकारी छुपा रहा हो या घुमा फिरा कर बात कर रहा हो। यह समझना कि कोई असहज है या शायद जरूरत से ज्यादा बनावटी व्यवहार कर रहा है, हमें उनके इरादों के बारे में सुराग दे सकता है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि कैसे हमारा शरीर हमारी जुबान से ज्यादा सच बोल सकता है। अब इसी कड़ी में अगला जिक्र है एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन कहा गया है कि ये शब्दों और विचारों के जरिए लोगों को प्रभावित करने की तकनीक है। ये कैसे काम करती है, खासकर गुप्त प्रभाव के संदर्भ में? एनएलपी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमारे न्यूरोलॉजी मतलब मस्तिष्क कैसे काम करता है, भाषा यानी हम कैसे संवाद करते हैं, और प्रोग्रामिंग हमारे विचार और व्यवहार के पैटर्न, इनके बीच के संबंध पर आधारित है। सारांश बताता है कि जहां एक तरफ इसका इस्तेमाल थेरेपी, व्यक्तिगत विकास या बेहतर संवाद के लिए सकारात्मक रूप से हो सकता है, वहीं डार्क साइकोलॉजी के दायरे में इसका उपयोग कहीं ज्यादा सूक्ष्म और कह सकते हैं चालाकी भरा हो सकता है। किस तरह की चालाकी? क्या इसके कुछ उदाहरण हैं कि कैसे भाषा का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है, मतलब बातचीत में? हाँ, सारांश कुछ तकनीकों की ओर इशारा करता है, जैसे खास तरह के भाषाई पैटर्न का इस्तेमाल करना जो सीधे अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं, या एंकरिंग। इसमें किसी खास भावना या प्रतिक्रिया को एक विशेष शब्द, स्पर्श या संकेत से जोड़ दिया जाता है ताकि बाद में उस संकेत का इस्तेमाल करके वही भावना जगाई जा सके। अच्छा। एक और तकनीक है रिफ्रेमिंग, जिसमें किसी स्थिति या विचार को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि उसका मतलब या प्रभाव पूरी तरह बदल जाए, अक्सर नकारात्मक को सकारात्मक या इसके विपरीत दिखाने के लिए। मूल बात यह है कि भाषा सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है, ये हमारी सोच और वास्तविकता की धारणा को घड़ने का एक शक्तिशाली औजार है। और सारांश के अनुसार इसी औजार का गलत इस्तेमाल करके किसी की सोच या व्यवहार को उनकी जानकारी के बिना बदला जा सकता है। यानी बातचीत के दौरान ही शब्दों के चुनाव और वाक्यों के संरचना से ही किसी के विचारों को मोड़ा जा सकता है। ये तो काफी सूक्ष्म है। इसी तरह की सूक्ष्मता शायद हिप्नोसिस और सब्लिमिनल मैसेजिंग में भी होती होगी, जिनका जिक्र भी सारांश में है। ये दोनों तो और भी रहस्यमयी लगते हैं। अवचेतन पर इनका असर कैसे होता है?
ये दोनों तकनीकें सीधे तौर पर हमारे सचेत तार्किक दिमाग को बाईपास करके अवचेतन यानी सबकॉन्शियस मन को निशाना बनाती हैं। सबलिमिनल संदेशों की बात करें तो ये ऐसे संदेश होते हैं, चाहे वो देखे जाएं या सुने जाएं, जो इतने धीमे, धुंधले या तेज होते हैं कि हमारा सचेत मन उन्हें पकड़ नहीं पाता। अच्छा। लेकिन सिद्धांत ये है कि हमारा अवचेतन मन इन संकेतों को ग्रहण कर लेता है और ये हमारी पसंद, मूड या व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं बिना हमें इसका एहसास हुए। विज्ञापनों में या कभी-कभी फिल्मों में इसके इस्तेमाल के दावे किए जाते रहे हैं, हालांकि इसकी प्रभावशीलता पर बहस जारी है। और हिप्नोसिस, वो कैसे अलग है सर? हिप्नोसिस एक अलग अवस्था है। ये नींद नहीं है, बल्कि गहरी एकाग्रता और आराम की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी सुझावों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। एक प्रशिक्षित हिप्नोथेरेपिस्ट इसका इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकता है, जैसे डर या लत पर काबू पाना। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में सारांश बताता है कि इस बढ़ी हुई ग्रहणशीलता का फायदा उठाकर किसी के विचारों, यादों या भविष्य के कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, बिना उनकी पूरी सहमति या समझ के। यहाँ चिंता इस बात की है कि ये तकनीकें व्यक्ति की स्वायत्तता को कमजोर कर सकती हैं। ये जानना कि ऐसी तकनीकें मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है, थोड़ा असहज जरूर करता है। सारांश आगे बढ़ता है और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के कुछ और सीधे या कहें कि रोजमर्रा में दिखने वाले प्रकारों का भी वर्णन करता है, जैसे भावनात्मक नियंत्रण, अपराध बोध पैदा करना, झूठे तर्क देना और मानसिक दबाव बनाना। ये तो लगता है किताबों से ज्यादा असल जिंदगी में नजर आते हैं। बिल्कुल, और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये तकनीकें अक्सर रिश्तों, कामकाज की जगह या सामाजिक दायरे में सूक्ष्म रूप से मौजूद होती हैं। भावनात्मक नियंत्रण को ही लें, सारांश इशारा करता है कि इसमें किसी की भावनाओं का इस्तेमाल करना शामिल है। ये डर दिखाकर नियंत्रण करना हो सकता है, या झूठा स्नेह और तारीफ करके किसी को अपनी बात मनवाना, या फिर किसी की असुरक्षाओं को कुरेद कर उन्हें कमजोर महसूस कराना। और अपराध बोध पैदा करना, वो कैसे काम करता है? ये तो बहुत कॉमन लगता है। हाँ, अपराध बोध जगाना एक बहुत आम रणनीति है। इसमें किसी को ये महसूस कराया जाता है कि अगर वे मैनिपुलेटर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो वे स्वार्थी, बुरे या जिम्मेदार हैं। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो तुम ऐसा करते, या मेरी इस हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो, जैसे वाक्य अक्सर इसी तकनीक का हिस्सा होते हैं। इसका मकसद होता है सामने वाले को शर्मिंदा या दोषी महसूस कराकर उनसे अपनी बात मनवा लेना। और ये झूठे तर्क या मानसिक दबाव, ये कैसे होते हैं? झूठे तर्क, जिन्हें लॉजिकल फैलेसी भी कहते हैं, वो बातचीत को पटरी से उतारने और भ्रमित करने के काम आते हैं। इसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, अतार्किक निष्कर्ष निकालना या मुद्दे से भटकाना शामिल हो सकता है, ताकि सामने वाला अपनी बात पर संदेह करने लगे। अच्छा। और मानसिक दबाव कई रूप ले सकता है। लगातार आलोचना करना, चुप रहकर सजा देना, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, दूसरों से अलग थलग कर देना या किसी पर चिल्लाना, ये सब तरीके किसी की हिम्मत तोड़ने और उन्हें झुकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सारांश हमें यही याद दिलाता है कि ये व्यवहार, जो कभी-कभी सामान्य लग सकते हैं, असल में मनोवैज्ञानिक हेरफेर के हथियार हो सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि हम सब कभी ना कभी इन चीजों के शिकार हुए होंगे या शायद अनजाने में इस्तेमाल भी किया हो। तो फिर सवाल उठता है कि इन सबसे बचाव कैसे हो? क्या सारांश में सिर्फ समस्या बताई गई है या समाधान की तरफ भी इशारा है? नहीं, अच्छी बात यह है कि सारांश केवल समस्या गिनाकर नहीं छोड़ता, बल्कि बचाव के महत्व पर भी जोर देता है। और बचाव का जो मूल मंत्र इस सारांश से निकल कर आता है, वो बहुत सीधा और शक्तिशाली है। जागरूकता ही बचाव है, मतलब ज्ञान ही शक्ति है। जागरूकता यानी सिर्फ ये जानना कि ये तकनीकें मौजूद हैं, क्या ये काफी है? ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, आप कह सकते हैं। जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि कोई व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज, शब्दों की चयन, भावनात्मक अपील या दबाव का इस्तेमाल करके हमें प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, तो हम ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। हम बातचीत को सिर्फ सतही तौर पर नहीं लेते, बल्कि उसके पीछे के इरादों को भांपने की कोशिश करते हैं। हाँ। ये जागरूकता हमें रुक कर सोचने का मौका देती है। क्या ये व्यक्ति मेरी भावनाओं का फायदा उठा रहा है? क्या इनकी दलीलें वाकई तर्कसंगत है, या मुझे भ्रमित किया जा रहा है? क्या मुझ पर कोई अनुचित दबाव डाला जा रहा है? तो ये जागरूकता हमें एक तरह का मानसिक कवच देती है। बिल्कुल, ये हमें स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने में मदद करती है।
अपने आप से ये सवाल पूछना, अपनी गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, और अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो उस पर ध्यान देना, ये सब जागरूकता का ही हिस्सा है। सारांश इस बात पर बल देता है कि जब आप पहचान जाते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस तकनीक का असर काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा। इसके साथ ही अपनी व्यक्तिगत सीमाओं यानी पर्सनल बाउंड्रीज को स्पष्ट रूप से जानना और उन्हें दृढ़ता से बनाए रखना भी बचाव का एक अहम हिस्सा है। यह सीखना कि कब ना कहना है और अपने फैसलों पर टिके रहना है, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज हमने एरिक होल्ट की किताब डार्क साइकोलॉजी के सारांश के माध्यम से मानव मनोविज्ञान के उस धुंधले क्षेत्र को समझने की कोशिश की जहां प्रभाव और हेरफेर की तकनीकें काम करती हैं। हमने देखा कि कैसे शारीरिक हावभाव से लेकर शब्दों के सूक्ष्म चाल तक और अवचेतन को लक्षित करने वाले हिप्नोसिस और सबलिमिनल संदेशों से लेकर भावनात्मक दबाव और अपराध बोध जैसी सीधी रणनीतियों तक का इस्तेमाल किसी को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। और इस पूरी चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण सार निकलता है वो शायद यही है कि इन अंधेरे कोनों के बारे में रोशनी फैलाना, मतलब इनके बारे में जानना और जागरूक होना ही खुद को बचाने का सबसे कारगर तरीका है। ये ज्ञान हमें न केवल संभावित हेरफेर से बचाता है, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता भी देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जागरूकता पहला और सबसे अहम रक्षा कवच है। और इस चर्चा से एक विचार ये भी उभरता है कि इन डार्क तकनीकों को समझना सिर्फ बचाव के लिए जरूरी नहीं है। ये हमें मानवीय संपर्क और संचार की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। हम सब लगातार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। हाँ, ये तो है। इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की समझ हमें इस प्रभाव के खेल को और सामाजिक व्यवहारों को एक नई गहराई से देखने का नजरिया दे सकती है। तो यहाँ एक प्रश्न सोचने के लिए रह जाता है। अब जब हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव और हेरफेर की इन तकनीकों के बारे में थोड़ा और जानते हैं, तो क्या हम अपने आसपास के संवादों को, चाहे वो विज्ञापन हो, राजनीतिक भाषण हो, ऑफिस की बातचीत हो या हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हों, क्या हम उन्हें अब एक अलग, ज्यादा विश्लेषणात्मक नजर से देख सकते हैं? क्या ये जागरूकता हमें रोजमर्रा की जिंदगी में एक ज्यादा सजग और समझदार इंसान बनने में मदद कर सकती है?